24 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो हमने जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करनी है उनसे रिलेटेड हमने अकाउंटिंग करनी है। एग्रीकल्चर में हमने जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को, जो भी प्लांट और एनिमल से हमने प्रोड्यूस किया है, जो उनकी प्रोसेसिंग होती है ना, सिर्फ वही हमने एग्रीकल्चर अकाउंटिंग में लेना है। उनकी प्रोसेसिंग करने, उनकी जो बाद में प्रोसेसिंग होती है उससे जो फाइनल प्रोडक्ट्स होता है उनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना। सिर्फ हमने कहाँ तक लेना है, जो बायोलॉजिकल उनको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और उनको हार्वेस्ट करते हैं बायोलॉजिकल एसेट को फॉर सेल और फॉर कन्वर्सेशन। आपने जैसे उनको कट किया है, जहाँ से सेपरेट किया है उनको, वहाँ से हार्वेस्टिंग की है, हमने सिर्फ उस प्रोसेस को एग्रीकल्चर अकाउंटिंग में लेना है। और उनको जब आप सेल करते हो आगे फर्दर डायरेक्ट सेल करने के लिए या उनको अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वहाँ तक हमने सिर्फ अकाउंटिंग में उसको लेना है। अदरवाइज आफ्टर कन्वर्जन जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं करना। IAS 41 के अंदर आता है बायोलॉजिकल एसेट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। जब आप उनको हार्वेस्ट कर रहे हो वो हमने लेना है। एंड गवर्नमेंट ग्रांट, जो भी हमने गवर्नमेंट से ग्रांट उन हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो रिसीव होती हैं उनको इंक्लूड करना है अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर में। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू द लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब उस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कोई लैंड है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर अकाउंटिंग अंडर स्टैंडर्ड 41 के अंदर नहीं आएगा। इसमें सिर्फ वही आनी है कि वही, ना ही इसमें कोई इंटैंजिबल एसेट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर अंडर 41। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन सी हुई है, एट अ टाइम ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग। जब आप उनको हार्वेस्ट कर रहे हो ना, काट रहे हो उनको, जो क्रॉप्स हैं, सिर्फ वो उसको हमने इसमें इंक्लूड करना है। अदरवाइज काटने के बाद उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको इंक्लूड नहीं करना। क्या क्या चीज़ें लेनी है, सिर्फ बायोलॉजिकल एसिड्स लेने हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, सिर्फ इस पॉइंट पर लेनी है, एंड सर्टेन गवर्नमेंट ग्रांट्स। देखिए ये टेबल 1 है। जैसे बायोलॉजिकल एसिड प्लांट होते हैं, कैटल, वाइन्स, शीप। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉफ़ी बीन्स, मिल्क, ग्रेप्स एंड वूल, ये हमने लेना उस प्रोसेस। उसके बाद आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, कॉफ़ी बीन्स को कॉफ़ी पाउडर में कर रहे हो, मिल्क को चीज़ में कर रहे हो, ग्रेप्स को वाइन में कर रहे हो, वूल को यार्न में कर रहे हो। इनको हमने इस एक्टिविटी के अंदर, मतलब अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर IAS 41 के अंदर नहीं लेना। हमने सिर्फ यहाँ तक लेना है जब आप उनसे कॉफ़ी बीन्स निकाल रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, मिल्क ले रहे हो, ग्रेप्स कर रहे हो, सिर्फ इस एक्टिविटी तक हम उनको इंक्लूड करेंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कोई भी हम बायोलॉजिकल जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं बायोलॉजिकल एसिड्स को, उनको सेल करने के लिए या उनको कन्वर्ट करने के लिए, किसी अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कन्वर्ट करने के लिए जब यूज़ किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होते हैं कि जो भी बायोलॉजिकल एसिड से रिलेटिंग जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं ना, प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन हार्वेस्टिंग, जब आपने जो प्रोडक्ट हार्वेस्टिंग किया तो उससे जो प्रोडक्ट निकला है तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जैसे प्लांट को हार्वेस्टिंग किया तो उससे कॉफ़ी बीन्स निकले, तो दिस इज़ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आपने प्रोसेस को ग्रोथ, प्रोड्यूसर, उनको अदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस, बायोलॉजिकल एसिड्स को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में कन्वर्ट किया है तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, बायोलॉजिकल एसिड या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हमने रिकॉग्नाइज करना है एंटिटी ओनली व्हेन ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट इज एंटिटी कंट्रोल द एसिड्स और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एंटिटी जो है वो एसिड्स को कंट्रोल करेगी, जो भी पास्ट इवेंट हुए हैं उनको कंट्रोल करेगी। इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उन एसेट्स से रिलेटेड उनको क्या हो रहे हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। एंड द फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जो भी हमारे एसेट्स की फेयर वैल्यू है उसको हमने रिलायबली क्या करना है, मेजर करना है। अब जितने भी बायोलॉजिकल एसेट्स हैं पहले तो उनको इनिशियली क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग, जब तक उनकी फेयर वैल्यू नहीं फाइंड आउट हो जाती। फेयर वैल्यू कब फाइंड आउट होएगी, जब उनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब किस स्टेट को आप उनकी फेयर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, जिस स्टेट को आपने उनको फर्दर आगे सेल करना है तो वो हमने वैल्यू लेनी है
एक्सेप्ट इन केस वेयर फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर रिलायबली। अगर उनकी फेयर वैल्यू रिलायबली आप मेजर नहीं कर पा रहे हो तो उसको छोड़कर अदरवाइज अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर कर पा रहे हो तो जिस डेट तक उनको सेल नहीं हुआ, मतलब सेल करने से मैंने आज उसको क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया है और उसके बाद नेक्स्ट डे उसको सेल किया है, तो वो आपने उसकी रिलायजेबल वैल्यू जो है वो लेनी है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दैट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द एंटिटी बायोलॉजिकल एसेट मस्ट बी मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू। उनको किस वैल्यू पे ऊपर करना है? फेयर वैल्यू, और उसमें से जो भी उनकी सेल करने की कॉस्ट आई ना, आपका कोई खर्चा आया, उसको क्या कर देना? माइनस कर देना। जितनी भी आपने बायोलॉजिकल जो हमारे एसेट्स हैं, लाइक प्लांट है, कैटल है, ये बायोलॉजिकल एसेट्स है ना, तो इनको ही आपने फेयर वैल्यू कंसीडर करनी है। बट उनको जब आपने हार्वेस्ट किया और उसके बाद सेल किया ना, तो सेल करने की जो कॉस्ट खर्चा आया वो उसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। सो इट इन डिटर्मिंग द फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स की फेयर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनको ज़रूरी है कि वो ग्रुप टुगेदर आइटम कि वो क्या करेंगे? उनको एट्रीब्यूट्स, उनकी क्वालिटी और एज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? उनको ग्रुप करेंगे, मतलब उनको सेपरेटली क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। व्हेन एक्टिविटी मार्केट बेस्ड ऑन इन द प्रेजेंट लोकेशन, जब उनकी एक्टिविटी वो प्रेजेंट लोकेशन क्या है, कौन सी कंडीशंस हैं जो बायोलॉजिकल एसेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक कोटेड प्राइस, एक फिक्स प्राइस रखा होता है मार्केट के अकॉर्डिंग, उसके बेस के ऊपर उनकी फेयर वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी। और अगर इफ हैज़ एक्सेस टू डिफरेंट एक्टिविटी मार्केट, अगर तो एक ही मार्केट है तो वहाँ पे कोटेड प्राइस होगा, उसी प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी फेयर वैल्यू, रिलायजेबल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन अगर डिफरेंट एक्टिव मार्केट है देन एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? कोटेड प्राइस सिलेक्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मार्केट का, एंड देन उसको यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट मार्केट में सेल करने के लिए। जैसे जिस मार्केट में आपने उसको, डिफरेंट मार्केट है ना, तो जिस मार्केट में हमने उनको सेल करना है उस मार्केट में क्या कोटेड प्राइस है उसको रेफर करना है और उस मार्केट में उसको फिर क्या करना है? सेल करना है। व्हेन एक्टिव मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर एक्टिव मार्केट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो फिर डिपेंड करता ऑन दिस अवेलेबिलिटी कि आप फिर क्या करोगे? उनकी एक जो जैसे मीट पर किलोग्राम कि किसे पर किलोग्राम केजी उनका प्राइस जो है वो क्या करोगे? फिक्स। अगर तो एक्टिव मार्केट होती है तो वहाँ पे कोटेड प्राइस है, तो उसी प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी रिलायजेबल वैल्यू निकल आएगी, फेयर वैल्यू। लेकिन अगर एक्टिव मार्केट है ही नहीं है, मार्केट में भी वो प्रोडक्ट सेल करने के लायक है ही नहीं, मतलब प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल, प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन सेलर जो परचेज़र है वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उसमें आप उनको पर केजी जो भी मतलब उनकी अवेलेबिलिटी के बेस के ऊपर क्या करोगे? सेल कर दोगे, जैसे भी उसको वो परचेज करेंगे। In some cases, entity may contract to sell the biological asset on the future date. Sometime क्या होता है कि entity जो है वो biological assets को उसी डेट को सेल नहीं करती, वो कब सेल करती हैं? एट फ्यूचर डेट। तो देन उस केस में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डू नॉट रिप्रेजेंट दी, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम फिर वो करंट फेयर वैल्यू को क्या करें? रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अभी हमने उस प्रोडक्ट को सेल कब करना है? फ्यूचर में करना है। तो फ्यूचर में हो सकता है रेट हाई हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, तो करंटली हम उनकी फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। एंड इफ़ एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट कर रही है देन आप उसकी फेयर वैल्यू कंसीडर कर सकते हो। लेकिन कि एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमें नहीं पता फ्यूचर में उसका क्या रेट हो सकता है, तो उसकी फिर फेयर वैल्यू जो है वो डिटर्मिन नहीं हो पाएगी। समटाइम मार्केट प्राइस और वैल्यू मे नॉट बी अवेलेबल, समटाइम प्रेजेंट कंडीशन ऐसी होती है कि उनका मार्केट प्राइस और अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में एंटिटी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू, जो उनकी नेट कैश फ्लो होगी ना, जो भी उनके करंट मार्केट रेट के बेस के ऊपर, डिस्काउंटेड करंट मार्केट के रेट के ऊपर नेट एसेट वैल्यू होगी, उस वैल्यू को वो क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। अदरवाइज़ अगर मार्केट प्राइस अवेलेबल है तो उस रेट पे, अगर नहीं अवेलेबल है तो जो नेट कैश फ्लो होगा डिस्काउंटेड रेट के बेस के ऊपर, उसको वो अपनी फेयर वैल्यू जो है वो कंसिडर करेंगे। देर आर सिचुएशन वेयर इज़ नो सेपरेट एक्टिव मार्केट। समटाइम क्या होता है, जो बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं उनके लिए कोई सेपरेट मार्केट अवेलेबल नहीं होती, वो क्या होती हैं? अटैच होती हैं, देवर फिजिकली अटैच टू लैंड। जैसे ट्री, रबर ट्रीज इन ए प्लांटेशन, अब वो ट्री थोड़ी उतार लोगे, हमने ट्री से सिर्फ क्या उतारनी है? रबर उतारनी है, पूरा ट्री थोड़ा उतार लेंगे, तो वो ट्री किसके साथ अटैच है? लैंड के साथ। तो फिजिकली लैंड के साथ वो अटैच होता है, उसको आप सेपरेट एक्टिव मार्केट में बायोलॉजिकल एसेट को सेपरेट नहीं कर सकते। तो उस केस में
आपने फिर उसको उस केस में क्या करेंगे, वैल्यू कंबाइंड एसेट एंड रिड्यूस द फेयर वैल्यू ऑफ डिडक्टिंग द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड। उसमें से आपने कंबाइंड वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है, फिर जितनी उसमें से लैंड की फेयर वैल्यू होगी वो माइनस कर देनी है, और बाकी जो आपने हार्वेस्टिंग किया उसकी वैल्यू क्या कर दोगे, मतलब बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू डिटर्मिन कर लोगे। अगर वो एसेट बायोलॉजिकल एसेट लैंड के साथ क्या है, कंबाइंड है, फिक्स्ड है, तो फिर लैंड और उसकी बायोलॉजिकल एसेट दोनों की क्या करेंगे, कंबाइंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और उसमें से जितनी भी लैंड की हमारी वैल्यू फेयर वैल्यू होगी उसको उसमें से क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा, और बाकी जो वैल्यू बायोलॉजिकल एसेट्स की निकल आएगी। गेन एंड लॉसेस, जो भी हमारी बायोलॉजिकल एसेट्स के थ्रू हमें गेन्स हुए हैं तो वो गेन हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, लेकिन जितने भी बायोलॉजिकल एसेट्स से रिलेटिंग हार्वेस्टिंग से लेके उनकी सेल तक जो भी हुआ है, और जो भी सेल्स का खर्चा आएगा, सेल करने का जो एक्सपेंडिचर आते हैं वो उसमें से हम क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। सो बायोलॉजिकल एसेट्स को उनको हमने उस पर्टिकुलर ड्यूरिंग टाइम पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। एनी गेन ऑन द इनिशियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फेयर वैल्यू लेस पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके रिलेटेड जितने भी आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से जो भी आपकी इनकम हुई है उसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको क्या कर देना है, ट्रांसफ़र कर देना है। सो उनकी जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं उनकी ऑल कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट बायोलॉजिकल एसेट्स से रिलेटेड हमने फेयर वैल्यू में मेजर की है उसको रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन इनकर्ड। जिस टाइम आपने इनकर्ड किया है उसी ईयर, मतलब उसी टाइम आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। और उससे रिलेटेड जो भी हमारे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होंगे बायोलॉजिकल एसेट से, उनको हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को तब नहीं करना शो जिस टाइम वो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, सिर्फ उसी टाइम उस ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र करना है। अदरवाइज सब्सिक्वेंट जो अगले बाद में खर्चे होंगे उनको फिर अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेक्स्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फेयर वैल्यू रिलायबिलिटी। IAS 41 के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जितने भी हमने बायोलॉजिकल एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या होनी चाहिए, फेयर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो इट इज़ पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल है बायोलॉजिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, व्हेन इट इज़ रिकॉग्नाइज, जब हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कोटेड मार्केट प्राइस। अगर तो एक्टिव मार्केट है, मैंने ऑलरेडी बोला एक्टिव मार्केट है, तो वहाँ पे कोटेड प्राइस होगा, मार्केट प्राइस होगा। उसी प्राइस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड हमारे पास क्लियर होने चाहिए कि कौन सा मेथड हमने फॉलो करके उनकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर तो कोटेड मार्केट अवेलेबल है तो आपने उसमें से जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी और जितने भी आपके कोई इम्पेयरमेंट लॉसेज हुए हैं उनको माइनस करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हार्वेस्टिंग बायोलॉजिकल एसेट हमने हार्वेस्टिंग की है उस हार्वेस्टिंग की जितनी कॉस्ट आई उसमें से डेप्रिसिएशन अगर कोई है या फिर आपके कोई इम्पेयरमेंट लॉसेज हैं, सेल का खर्चा, वो माइनस करके जितनी वैल्यू आएगी वो फेयर वैल्यू आ जाएगी। और अगर वो जो हमने इफ़ सर्कमस्टांसिस चेंज फेयर वैल्यू बिकम रिलायबली मायबल, अगर सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं तो आपका जो मेथड है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। स्विच इट्स वैल्यूएशन मेथड टू फेयर वैल्यू लेस प्राइस ऑफ सेल कॉस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आपका वैल्यूएशन मेथड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसमें आपने फेयर वैल्यू जितनी होगी उसमें से पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट, सेल करने की जितनी कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट जो है वो भी क्या करती है, ग्रांट देती है बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड उनकी फेयर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ग्रांट देती है। सो गवर्नमेंट ग्रांट एट अ रिलेटेड वन के अंदर मैयर एट फेयर वैल्यू, उनको भी हमने फेयर वैल्यू के ऊपर मैयर करना है। उसमें से जो भी आपकी सेल करने की एट द पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट आती है उसको क्या कर देना है, डिडक्ट करना है। तो वो आपकी गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो क्या मानी जाएगी, एज ए इनकम जो है वो मानी जाएगी। इफ़ देयर आर कंडीशन अटैच टू गवर्नमेंट ग्रांट, अगर तो कुछ कंडीशंस अटैच हैं, गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस साथ में अटैच की हुई हैं गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, तो जब तक आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे तो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड होगी, उसको आपने जितनी भी ग्रांट मिल रही है उसमें से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉसेस वो आपने मैयर करने, उसमें से लेस करने हैं। बट इट डजंट डील विद द गवर्नमेंट ग्रांट दैट रिलेट टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है उसको हमने इसमें IAS 41 में अंदर नहीं लेना। लाइक जैसे सब्सिडीज़ मिलती हैं, तो सब्सिडीज़ कब मिलती हैं, जब हम प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। एग्रीकल्चर अकाउंटिंग IAS 41 के अंदर हमने सिर्फ सेल से पहले के लेनी है कॉस्ट। तो जब आप सब्सिडीज़ कब मिलती हैं, सेल के बाद मिलती हैं, तो इट मीन्स उसको हमने वो गवर्नमेंट ग्रांट को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट वही लेनी है जो हार्वेस्टिंग और उसको सेल करने से पहले आपको अवेलेबल होगी।
नेक्स्ट है डिस्क्लोजर। एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, जितने भी उनको एग्रीगेट गेन और लॉसेज हुए हैं तो वो बायोलॉजिकल एसेट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड उनको एस्टिमेटेड पॉइंट मतलब एट द पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट से पहले वो सारे गेन्स और लॉसेज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ेगी कौन कौन से आपके बायोलॉजिकल एसेट्स है आपके पास, मतलब कौन से बायोलॉजिकल एसेट्स है जिनको सेल करके आपको इनकम हुई है और आपने उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 के अंदर मेंशन किया है। कौन सा मेथड यूज़ किया है उनकी फेयर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट, जिस टाइम आपने उनकी सेल करने के एट द पॉइंट ऑफ सेल जो भी कॉस्ट आई है उसको आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उसकी फेयर वैल्यू को क्या करना है, उसमें से माइनस करना है। उसके अलावा अमाउंट ऑफ एनी कमिटमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, जो हमने बायोलॉजिकल एसेट्स एक्वायर किए हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो भी अमाउंट आई है उसको भी हमने वहाँ पे डिस्क्लोज करना है। उसके अलावा अगर कोई अमाउंट आपने कैरिंग आउट किया है, जैसे कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो उसको कैरिंग अमाउंट है तो वो भी आपने क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। मतलब कोई भी, तो जितनी भी आपकी फेयर वैल्यूज़ होंगी बायोलॉजिकल एसेट्स से रिलेटेड जो आपने प्रीवियसली मेजर की थी और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया था, वो सारे जितने भी लॉसेस थे, कौन कौन से इम्पेयरमेंट लॉसेस थे, कौन सी डेप्रिसिएशन थी, कितनी कॉस्ट आई है, वो सारा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर था क्या हमारा, इन नटशेल अकाउंटिंग फॉर एग्रीकल्चर था कि जिसमें हमने वो सारी अमाउंट लेनी है जिसमें कि उसको हार्वेस्टिंग से लेके सेल करने तक जितनी भी हमारी कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को हमने उसमें कैलकुलेट करना है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अब उससे आगे प्रोडक्ट से क्या क्या बन रहा है, उसको क्या सेल कर रहे हैं, उसको आपने कंसिडर नहीं करना, आपने सिर्फ उसको हार्वेस्टिंग तक ही कंसिडर करना है, उसको जब तक सेल नहीं हो जाता तब तक। अब सेल करने के बाद आगे परचेज़र क्या करता है उस चीज़ को आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना।